की इस गहन चर्चा में हम किसी एक विषय पर नहीं बल्कि बल्कि उस पूरी नींव पर बात करने वाले हैं जिस पर हमारे देश का भविष्य खड़ा होता है। बिल्कुल। और ये नींव है हमारी शिक्षा प्रणाली। हाँ, मेरा मतलब है हमारा मकसद है भारत की शिक्षा प्रणाली के पूरे डीएनए को समझना। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें 1835 के मैकाले विवरण पत्र से लेकर हमारी जो सबसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वहां तक का पूरा सफर दर्ज है। और ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत काम की होने वाली है जो उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स। या फिर जो सिर्फ इस बात को लेके जिज्ञासु हैं कि आज हमारे क्लासरूम जिस तरह से काम करते हैं उसकी रूपरेखा आखिर किन लोगों ने और किन परिस्थितियों में तय की। देखिए, हम सिर्फ तारीखों या समितियों के नाम नहीं रटने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे हर एक नीति ने हमारे सोचने समझने के तरीके को आकार दिया है। तो इस पूरी यात्रा को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? मेरी नजर में सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम शिक्षा को एक एक जीवित इकाई की तरह देखें। ये आयोग और उनकी सिफारिशें सिर्फ सरकारी फाइलों में बंद पन्ने नहीं थे। सही बात है। जब भी कोई नई नीति आई तो वो उस दौर की सामाजिक उथल पुथल या राजनीतिक जरूरतों का सीधा जवाब थी। मतलब आजादी से पहले की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य शासन करना था। हाँ, और आजादी के बाद इसका उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण करना हो गया। हर नीति अपने समय का एक बहुत ही स्पष्ट आईना होती है। बिल्कुल। और इस आईने में जो सबसे पहली तस्वीर नजर आती है वो 1835 की है, लॉर्ड मैकॉले का विवरण पत्र। यहीं से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। स्रोत सामग्री में मैकॉले के एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत का जिक्र है, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। हाँ, ये परीक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये पानी के ऊपर से नीचे की ओर रिसने जैसा है। मैकाले का मानना था कि समाज के सिर्फ ऊपरी और संपन्न वर्ग को शिक्षित किया जाए। उनकी सोच थी कि ज्ञान धीरे धीरे छनकर खुद ब खुद आम जनता तक पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे हमेशा से ये एक सोची समझी कूटनीति ज्यादा लगती है। आपका ये सोचना पूरी तरह से जायज है, क्योंकि इसके पीछे कोई समाज कल्याण की भावना नहीं थी। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना विशाल प्रशासन चलाने के लिए लाखों क्लर्कों की जरूरत थी। और ब्रिटेन से इतने लोगों को बुलाना बहुत महंगा पड़ता। एकदम सही। इसलिए मैकाले ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो ऐसे नागरिक पैदा करे जो रंग और खून से तो भारतीय हों, लेकिन उनकी सोच और नजरिया पूरी तरह से ब्रिटिश हो। वो एक बफर क्लास बनाना चाहते थे। हाँ, वे चाहते थे कि ये उच्च वर्ग ब्रिटिश हुकूमत और आम भारतीय जनता के बीच एक पुल का काम करे। यानी शिक्षा का उद्देश्य इंसान का विकास नहीं बल्कि एक वफादार कर्मचारी तैयार करना था। बिल्कुल। मैग्ना कार्टा यानी एक महान अधिकार पत्र का दर्जा दिया गया है। और ये दर्जा इसे ऐसे ही नहीं मिला है। इसने पहली बार शिक्षा का एक समग्र ढांचा पेश किया था। इसमें जो सबसे क्रांतिकारी बात मुझे लगी वो थी महिला शिक्षा की वकालत। जरा सोचिए, 1854 के भारतीय समाज में जहां महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल था, वहां आधिकारिक तौर पर उनकी शिक्षा की बात हो रही थी। यहीं पर नीतियां समाज से टकराती हैं और वुड के घोषणा पत्र ने सिर्फ महिलाओं की ही नहीं बल्कि व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी बात की। इसी घोषणा पत्र की बदौलत 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की नींव रखी गई, जो लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित थे। इसने एक पूरा पदानुक्रम बनाया ना? हाँ, निचले स्तर पर स्थानीय भाषाओं के स्कूल, फिर एंग्लो वर्नैक्युलर स्कूल और अंत में कॉलेज और विश्वविद्यालय। हालांकि इसका मुख्य नियंत्रण सरकार के पास ही था, लेकिन इसने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक नक्शा जरूर खींच दिया। बिल्कुल। और इस नक्शे को जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश हमें 1882 के हंटर आयोग में दिखाई देती है। ये भारत का पहला आधिकारिक शिक्षा आयोग था। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प फैसला लिया गया था। प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी नवगठित जिला और नगर बोर्डों को सौंप दी गई। हाँ, ये मुझे सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण लगता है। उच्च शिक्षा को सरकार ने अपने पास रखा, लेकिन बुनियादी शिक्षा को स्थानीय लोगों के हाथों में दे दिया। विकेंद्रीकरण का ये कदम इसलिए जरूरी था
क्योंकि सरकार समझ चुकी थी कि पूरे देश की प्राथमिक शिक्षा का खर्च अकेले उठाना उसके बस की बात नहीं है। स्थानीय टैक्स का पैसा सीधे वहीं के स्कूलों पर खर्च हो, ये सोच थी। एकदम। इसके अलावा हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया। एक जो छात्रों को विश्वविद्यालय के लिए तैयार करे और दूसरा जो उन्हें किसी व्यावसायिक करियर के लिए तैयार करे। जो स्ट्रीम्स हम आज भी देखते हैं। खैर, जब हम 20वीं सदी की शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं तो परिदृश्य तेजी से बदलता है। भारत में राष्ट्रवाद जोर पकड़ रहा था और इसी वजह से 1902 में रैले आयोग आता है और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश सरकार विश्वविद्यालयों में पनप रही राजनीतिक चेतना से घबरा गई थी। उन्होंने नियंत्रण बेहद कड़ा कर लिया। हाँ, लेकिन इसी बीच 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए सैडलर आयोग का गठन होता है। मैं मानती हूँ कि ये हमारे आज के स्कूलिंग ढांचे का सबसे बड़ा पूर्वज है। सैडलर आयोग की कहानी सच में बहुत प्रासंगिक है। इसे कलकत्ता के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। क्योंकि इस आयोग ने महसूस किया कि विश्वविद्यालयों की हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक माध्यमिक शिक्षा ठीक न हो। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूली शिक्षा कम से कम 12 वर्ष की होनी चाहिए। अच्छा, तो जो 10+2+3 का ढांचा हम इतने सालों से देखते आए हैं, उसका बीज सैडलर आयोग ने ही बोया था? बिल्कुल। इसी आयोग की सिफारिश पर इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना हुई। शिक्षा के ढांचे के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी तो सवाल उठने लगे थे। 1929 की हटोग समिति ने एक बहुत ही गंभीर जमीनी हकीकत को सामने रखा। हाँ, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की दोहरी समस्या। ये यूजीसी नेट के लिए बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। वेस्टेज और स्टैग्नेशन। अगर हम इन भारी भरकम शब्दों को हटाकर इसे समझें तो ये एक रीसती हुई बाल्टी की तरह था। बहुत सही उदाहरण है। अपव्यय का मतलब है कि बच्चे स्कूल में दाखिला तो लेते हैं लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिससे पूरा संसाधन बर्बाद हो जाता है। और अवरोधन का अर्थ है बच्चों का एक ही कक्षा में बार बार फेल होना। हाँ, हटोग समिति ने स्पष्ट कर दिया कि केवल कागजों पर स्कूलों की संख्या बढ़ाना सफलता नहीं है। शिक्षा का तेजी से प्रसार तो हो रहा था, लेकिन वह बेतरतीब था। गुणात्मक रूप से मजबूत करना जरूरी था। अब इन ब्रिटिश नीतियों के समानांतर भारत के भीतर से एक बिल्कुल अलग तरह की आवाज उठ रही थी। गांधी जी 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा चाहते थे, वो भी मातृभाषा में। और इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू था शिल्प केंद्रित शिक्षा। उनका मानना था कि बच्चों को कताई, बुनाई या मिट्टी के काम जैसे उत्पादक काम सिखाए जाएं। वे चाहते थे कि स्कूल आत्मनिर्भर हों और बच्चे रटने की बजाय करके सीखें, जिसे आज हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहते हैं। गांधी जी की नई तालीम केवल एक नीति नहीं थी, ये भारत के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का ब्लूप्रिंट था। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा हमें अपनी जड़ों से काट देती है। इसके ठीक उलट अगर हम 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट को देखें तो उसका लक्ष्य भारत में शिक्षा को अगले 40 सालों में यूरोपीय मानकों के बराबर लाना था। ये एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक टकराव था। एक तरफ भारत की आत्मा से जुड़ी शिक्षा थी और दूसरी तरफ पश्चिमी मानकों की ओर दौड़। और फिर वो समय आता है जब हम आजाद होते हैं। 1948 में हमारे सामने स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग आता है, राधाकृष्णन आयोग। नए आजाद हुए देश की सबसे बड़ी जरूरत थी ऐसे कुशल नागरिक तैयार करना जो देश चला सके। इसीलिए इस आयोग ने अपना पूरा ध्यान उच्च शिक्षा पर लगाया। और इन्हीं की सिफारिशों के कारण 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का जन्म हुआ, जो आज भी भारत में उच्च शिक्षा की दिशा तय करता है। लेकिन सरकार को जल्द ही ये एहसास हो गया कि हाई स्कूल और कॉलेज के बीच की कड़ी बहुत कमजोर है। उसे सुधारने के लिए 1952 में मुदालियार आयोग का गठन हुआ, जिसने माध्यमिक शिक्षा का पूरा खाका ही बदल दिया। उन्होंने बहुउद्देश्य स्कूलों का यानी मल्टीपर्पज स्कूलों का विचार दिया। ये एक ऐसा ढांचा था जहां एक ही छत के नीचे विज्ञान, कला, वाणिज्य और कृषि जैसे अलग अलग विषय पढ़ाए जा सकें, ताकि छात्रों के पास अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने की आजादी हो। परीक्षाओं में रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स की शुरुआत भी इसी आयोग की देन है। इन सभी आयोगों ने बहुत काम किया, लेकिन अगर किसी एक आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को सबसे गहराई से छुआ है तो वो 1964 का कोठारी आयोग है।
दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में बने इस आयोग को शिक्षा के इतिहास का मील का पत्थर कहा जाता है। इसी आयोग ने पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक संरचना की सिफारिश की, जिसमें 10 साल की सामान्य शिक्षा, 2 साल की विषय आधारित शिक्षा और 3 साल का स्नातक शामिल था। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक ही था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। इस आयोग की एक बहुत ही प्रगतिशील सिफारिश समान स्कूल प्रणाली या कॉमन स्कूल सिस्टम की थी। उनका सपना था कि एक रिक्शे वाले का बच्चा और एक बड़े अधिकारी का बच्चा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ें, ताकि समाज में भेदभाव खत्म हो। और उन्होंने शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% हिस्सा खर्च करने की सिफारिश की थी। ये अलग बात है कि हम आज तक उस लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, तो उसने मुख्य रूप से कोठारी आयोग की सिफारिशों को अपना आधार बनाया। 70 और 80 के दशक तक आते आते ये स्पष्ट हो गया कि नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें लागू करना दूसरी। इसी खाई को पाटने के लिए 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, जो बहुत ही व्यवहारिक थी। इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि हर प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 बड़े कमरे, पीने का पानी, शौचालय और पढ़ाने के लिए न्यूनतम सामग्री तो जरूर हो। उस समय के ग्रामीण भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसी नीति के तहत ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए नवोदय विद्यालय बनाए गए और मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत इग्नू की स्थापना हुई। शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए हर जिले में डाइट यानी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। बाद में 1990 की राममूर्ति समिति ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर तक लागू करवाया। शिक्षा का विस्तार तो हो गया, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई, बस्ते का बोझ। हाँ, इसी दर्द को समझते हुए 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति बनी। उनकी रिपोर्ट का नाम था शिक्षा बिना बोझ के। उन्होंने बहुत तार्किक बात कही कि बच्चों को अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स समझाई जानी चाहिए, न कि उन्हें तथ्यों को रटने वाली मशीन बनाया जाए। और इसके बाद जब हम 21वीं सदी में आते हैं तो दुनिया ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदल रही थी। 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। हाँ, उन्होंने ज्ञान को 5 स्तंभों में बांटा ना। हाँ, ज्ञान तक पहुंच, नई अवधारणाओं का निर्माण, सृजन, ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग और सेवाएं। उन्होंने कक्षा 1 से अंग्रेजी अनिवार्य करने की भी वकालत की। आयोग ने संबोधित किया। इस आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की तीखी आलोचना की कि वे केवल डिग्री बांटने की दुकानें बन गए हैं। फिर 2016 में TSR सुब्रमण्यम समिति ने शिक्षकों की अनुपस्थिति जैसी समस्याओं से निपटने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। ये सभी समितियां एक ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ रही थीं जहां हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को रीबूट करने की जरूरत थी, और यही काम डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने किया। 2017 से 2019 के बीच किए गए उनके शोध ने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नींव रखी। NEP 2020 सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब 10 साल की एकमुश्त पढ़ाई की जगह 5+3+3+4 का मॉडल आ गया है। अगर इसे खोलकर समझें तो शुरुआत के 5 साल बुनियादी शिक्षा के हैं, जिसमें आंगनबाड़ी भी शामिल है। उसके बाद 3 साल की प्रारंभिक शिक्षा, फिर 3 साल की मिडिल स्कूलिंग और अंत में 4 साल की सेकेंडरी शिक्षा। और इसमें विज्ञान, कला और वाणिज्य के बीच की दीवार गिरा दी गई है। मूल्यांकन के लिए परख नाम का नया केंद्र बनाया जा रहा है जो समग्र विकास मापेगा। 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक ले जाने का लक्ष्य भी है। और उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI बनाने का प्रस्ताव है। तो अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखें तो ये 1854 के उस मैग्ना कार्टा से शुरू होता है, गांधी जी की नई तालीम से गुजरता है, कोठारी आयोग के 10+2+3 ढांचे तक पहुंचता है और आज NEP 2020 के 5+3+3+4 मॉडल पे खड़ा है। ये सफर बताता है कि शिक्षा समय के साथ अपना रास्ता बदलती रहती है। हमने क्लर्कों से लेकर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के अगुआ बनने तक का सफर तय किया है। बिल्कुल, और इसी के साथ हम इस ऐतिहासिक चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक विचार आपके मन में जरूर छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। आज जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर दिन नई चीजें सीख रहा है, इंटरनेट ने ज्ञान को विकेंद्रीकरण कर दिया है। तो क्या आने वाले 10 या 20 सालों में हमें ऐसे किसी तयशुदा ढांचे की जरूरत होगी भी? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है।
या फिर हमारी सीखने की प्रक्रिया शिक्षा समितियों से कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी और शिक्षा पूरी तरह से सीमा रहित हो जाएगी? जो लोग सुन रहे हैं इस सवाल पे जरूर सोचिएगा। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।